तो हाय एवरीवन, इस क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं। तीन चार तरह के रेशियोज है जो हमको कैलकुलेट करने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड रेशियोज एंड रिटर्न ऑन बेसिकली असेट्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो तीन चीज़ें हैं जो हमको निकालनी है। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एमएनपी लिमिटेड हैज़ मेड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर 2015-16। एमएनपी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अगले साल यानी कि 2015-16 के लिए कुछ प्लान बनाया है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये माना जा रहा है कि दैट द कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल असेट्स ऑफ 25 लाख रुपीज़। टोटल कंपनी 25 लाख रुपए के असेट्स लगाएगी अपनी कंपनी में। एंड 30% ऑफ द असेट्स बीइंग फाइनेंस्ड बाय डेट एट एन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 9% पर एनम। देखो यहाँ पे मैं अंदाज़ा ले लेता हूँ आपको। कंपनी में जो टोटल असेट लगेंगे वो है 25 लाख रुपए के, ठीक है। और इस 25 लाख का टोटल जो असेट्स होगा, इसका 30% 30% कहाँ से फाइनेंस किया जाएगा? डेट से। और ये हो गया इक्विटी, ये हो गया डेट। इसका 30% ले लो, 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए 30% डेट से फाइनेंस किया जाएगा, जो कि 9, जिस पे हमको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अरे 30% अगर हम डेट से फाइनेंस कर रहे हैं, इसका मतलब 70% हम इक्विटी से फाइनेंस कर रहे हैं। तो जो बैलेंस बचा हुआ है 10 लाख रुपए, वो हम, सॉरी 10 नहीं, 15 लाख रुपए, गलत लिखा कि 25 लाख डिवाइडेड बाय 3, अच्छा 8,33,000 है। 30% ऑफ द असेट्स बीइंग फाइनेंस्ड बाय डेट, 25 लाख इंटू 30%, ये हो गया 7.5। 25 लाख इंटू 70% हो गया 17,50,000 इक्विटी से फाइनेंसिंग की। डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 15 lakhs एंड ऑल द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी 2,40,000। सेल्स रेवेन्यू 22,50,000 का दिया है और आपको टैक्स रेट 40% का दिया है। बस इतनी सी डिटेल दी हुई है। तो ये जो 25 लाख है, ये 25 लाख आप टोटल एसेट्स मत लो। 25 लाख आपका नेट एसेट्स भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन में आज सच रिक्वायरमेंट है भी नहीं हमको इस चीज़ की, फिर भी मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। या तो ये टोटल एसेट्स हो सकता है, या तो आपका नेट एसेट्स हो सकता है, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ करके। देखो सबसे पहले मैं क्या यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, इनकम स्टेटमेंट ले लूँगा, ठीक है। सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से टैक्स माइनस होगा तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। सर आपको कैसे पता चला कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा? देखो तीन चार चीज़ें मैंने पढ़ते पढ़ते ध्यान में लेके आ गया। सेल्स तो सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद में क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट कॉस्ट के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये भी पता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लिखा है यहाँ पे। तो उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, तो मैंने ईबीआईटी निकाली। ईबीआईटी के लिए इंटरेस्ट भी लगेगा, उसके बाद में ये उन्होंने लिखा है 9% पर एनम हम इंटरेस्ट भी देने वाले, और उसके बाद में ईबीटी निकाल लिया, सॉरी ईबीटी निकाला, ईबीटी में से टैक्स माइनस कर दिया, और ईएटी। अब एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे माइनस, वो है प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन कंपनी में जो क्वेश्चन में जहाँ तक मैंने पढ़ा, उसमें कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं की गई थी, इसलिए मैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मेरी डिटेल है, और भी अगर कुछ लगा तो हम आगे लिख सकते हैं। सो 22,50,000, उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट आपकी 15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इससे आपका 7.5 लाख रुपए का, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,40,000 के आप माइनस कर दो, $5,10,000, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो 7.5 लाख है, उस पर 9% लगेगा। डेट कितना है आपके कंपनी में? डेट है 7.5 लाख का, उस पर 9% लगेगा, 67,500। अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा 442,500,
उसमें से अब टैक्स आप माइनस करोगे एट 40%। एक 77, 1,77,000 का टैक्स, 265, 500 का अर्निंग बिफोर टैक्स, सॉरी आफ्टर टैक्स। सो ये बेसिक चीज़ आ गई आपकी। अब इन्हीं डेटा का आप यूज़ करोगे आगे आपके आंसर्स निकालने के लिए। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स निकालना है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या है? जो वो पुराने रेशोज थे मैं आपको वहाँ पे लेके चले जाता हूँ, और कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट रेशो है। और अगर आप देखोगे आपका सेल्स वाले जो रेशोज थे आपके, उसमें ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेशोज आ रहे, सॉरी सेल्स वाले जो रेशोज आ रहे थे, उसमें आपका पास में था ये नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दो चीज़ें है, नेट प्रॉफिट ये भी है, सॉरी ये भी है और ये भी है। फर्क सिर्फ इतना सा है, एक बिफोर टैक्स है, एक आफ्टर टैक्स है। हमको कौन सा लेना है? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है आफ्टर टैक्स आपको कंसिडर करना है। यानी कि आप कौन सा कंसिडर करोगे? 2,65,500। डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स 22,50,000, यानी 11.8%, 80। ये आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया। सेकंड, रिटर्न ऑन असेट्स, वो भी आफ्टर टैक्स। अब रिटर्न ऑन असेट्स के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। EBIT 1 माइनस टैक्स लेके चल सकते हो आप, डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स लेके चल सकते हो। मैं ये वाला फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ। क्यों? अच्छा, हमारे पास जो लिखा हुआ फॉर्मूला था, दोनों फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ जो सिलेबस के हिसाब से है। रिटर्न ऑन असेट्स कितना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स, ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है, क्वेश्चन में हमने, सॉरी जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखे थे हमने, बीच बीच में देखा था कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मूले बदल सकते हैं। अब इस केस में मैं आपको बताता हूँ, ये टोटल असेट्स जो 25 लाख रुपए के हैं, ये दो जगह से आ रहे हैं। डेट वालों से कुछ कंट्रीब्यूशन है और इक्विटी वालों से कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो डिनोमिनेटर में दो लोगों का पैसा लगा हुआ है। ध्यान देना, डिनोमिनेटर जो टोटल एसेट्स है, इसमें दो लोगों का पैसा लगा हुआ है। एक तो हो गया आपका डेट और दूसरा हो गया आपका इक्विटी। तो न्यूमरेटर में भी तो दो लोगों का पैसा होना चाहिए ना। न्यूमरेटर में रिटर्न लेना है तो दो लोगों का रिटर्न, दोनों का रिटर्न लो। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स लोगे तो वो तो सिर्फ इक्विटी वालों का रिटर्न है। हमको सर दोनों का रिटर्न लेना है और वो भी आफ्टर टैक्स लेना है, क्वेश्चन में लिखा है। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वो रिटर्न है जिसमें से दोनों को पैसा मिलता है। इंटरेस्ट भी जाता है इसमें से, डिविडेंड भी जाता है। और ये आफ्टर टैक्स लेना है तो 1 माइनस टैक्स कर लो। इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ। अब EBIT कितना है आपका? 442,500, सॉरी 5,10,000। टैक्स रेट है 40%, डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स है आपके 25 लाख के। %12.24। मैं एक बार फिर से चेक करूंगा। 5,10,000 इंटू 0.60 डिवाइडेड बाय 25 लाख, 12.24%। दिस इज रिटर्न ऑन असेट्स। ये आपका निकल गया। थर्ड, असेट्स पे आप कितना रिटर्न कमा रहे? थर्ड आइटम जो आपको निकालना हुआ है असेट टर्नओवर रेशियो। बहुत ही सिंपल,
टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। 22,50,000 आपका टोटल टर्नओवर है और 25 लाख के आपके पास में असेट्स है। पॉइंट 90 टाइम्स, परसेंटेज नहीं है, टाइम्स में आता है। चौथी चीज़ आखिरी में मैं बताऊंगा सबका मीनिंग क्या होता है। लास्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ध्यान दो, नीचे में आप शेयर होल्डर्स के फंड ले रहे हो ना, यानी कि ऊपर में भी आपको रिटर्न उन्हीं का लेना है। और उनका रिटर्न कौन सा है, ये जो अगर मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ, तो क्या ईबीआईटी में से सिर्फ इक्विटी वालों को पैसा जाता है? नहीं सर। ईबीटी में से इक्विटी वालों को पैसा जाता है? यस सर। और ईएटी में से इक्विटी वालों को पैसा जाता है? यस सर। तो हम कौन सा लेंगे, या तो ईबीटी या तो ईएटी। और नॉर्मल केस में जब भी कुछ नहीं लिखा हो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स लो, इसी में से पैसा जाता है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे हमको माइनस करनी पड़ती है वो है अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड लेना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। लेकिन इस केस में, इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिए हुए, तो ना ही प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारे पास में, तो वो वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। 2,65,500 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड कितना है हमारे, देखो कितना शेयर होल्डर का पैसा लगाया था हमने, कहीं तो लिखा है इक्विटी का 17.5 लाख का पैसा है। और वो कैलकुलेट कैसा हुआ ये दिखा देता हूँ। 25 लाख का जो टोटल असेट्स था उसका 70%, क्योंकि 30% तो आपका डेट हो गया, तो बैलेंस बचा हुआ किसका रहेगा। देखो दो ही चीजें ना, दो ही चीजों से पैसा लेके आए थे। डेट से अगर आप 30% पैसा लेके आए हो तो बैलेंस बचा हुआ पैसा कहाँ से आएगा, 70% का इक्विटी से आएगा। एंड दैट इज नथिंग बट आपका 17.5 लाख यानी 2,65,500 सॉरी 17,50,000 265,500 डिवाइडेड बाय 25 lakhs. So this is 10.62%. खत्म। चारों आंसर्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे, या फिर समराइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नज़दीक ही है। अब मैं चारों का मतलब आपको समझा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या हुआ, 11.80% नेट प्रॉफिट मार्जिन है। इसका मतलब ये होता है कि 1 रुपये, जब आप 100 रुपये का सेल्स कर रहे हो, जब आप मार्केट में साल भर काम करके 100 रुपये का सेल कर रहे हो, तो उस पर 11.80 रुपये आप नेट में ओनर्स इक्विटी वालों के लिए कमा रहे हो। ये इक्विटी वालों का प्रॉफिट है जो न्यूमरेटर में आपने लिया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये 11.80 रुपये इसमें कौन कमा रहा है, कंपनी के ओनर्स कमा रहे हैं। सब लोगों को पैसा बांटने के पास में बाद में हमने एम्प्लॉयज़ को पैसा दे दिया, हमने रॉ मटेरियल का पैसा दे दिया, हमने इंटरेस्ट दे दिया, डेट में जो पैसा लाया था हमने, गवर्नमेंट को टैक्स तक दे दिया। सब कुछ देने के बाद मैं घर कितना लेके जाऊंगा, 11.80 रुपये। हर 100 रुपये का सेल होगा मैं 11.80 रुपये कमाऊंगा, हर 100 रुपये का सेल होगा मैं 11.80 रुपये कमाऊंगा। दिस इज व्हाट द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज। सेकंड, रिटर्न ऑन असेट। रिटर्न ऑन असेट, कंपनी में 25 लाख रुपए के असेट्स किसने इन्वेस्ट किए, इक्विटी और डेट वालों ने। तो इन लोगों ने उस 25 लाख रुपए पे कितना कमाया, इन लोगों ने उस 25 लाख रुपए पे 12.24% के हिसाब से रिटर्न कमाया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर टैक्स। 25 लाख का कैपिटल है, इक्विटी डेट से 25 लाख लाया और वही टोटल एसेट्स में लगाया, तो ये 25 लो या वो 25 लो, है तो 25 ही लाख रुपए ना। यानी कि हर 100 रुपए का अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस पर 12.24 रुपये कमाना चाहिए, या कमाया गया है, दोनों का मिला के 12.24 रुपये। सर ऊपर में तो आपने बोला था 11.80 रुपये, वो सिर्फ इक्विटी वालों का है। अगर इक्विटी वालों के एंगल से देखें तो हर 100 रुपये पे 11.80 रुपये कमा रहे हैं, और अगर इक्विटी डेट दोनों के एंगल से देखें तो हम 12.24 रुपये कमा रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में थर्ड आइटम है असेट टर्नओवर रेशियो। हमने कंपनी में 25 लाख रुपए के असेट्स इन्वेस्ट किए ना, 25 लाख रुपए के असेट्स डाले, हर 1 रुपए के असेट से सिर्फ हम 90 पैसे का सेल्स कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी का असेट टर्नओवर रेशियो 1 से नीचे होना इज़ बैड।
ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। 1 रुपये का असेट यूज़ करके 4 रुपये का सेल, 5 रुपये का सेल करना चाहिए, यानी कि असेट टर्नओवर रेशो आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा रहना चाहिए। यहाँ पे तो असेट टर्नओवर रेशो आपका 1 से कम है, इसका मतलब बुरा है। आप सिर्फ 1 रुपये के असेट से 1 रुपये के असेट से सिर्फ 90 पैसे का सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, दैट इज बैड। फोर्थ आइटम, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या हो गया, यही चीज 10.62% इक्विटी वालों के लिए एंगल से बोल रहा हूं मैं। अब ध्यान देना, ये जो पार्ट था नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो ये है कि 100 रुपये का सेल्स पे 11 रुपये 80 पैसे कमाए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट तो कुछ और है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी वालों ने जितना किया होगा उसमें उसमें 100 रुपये पे 10 रुपये 62 पैसे, 62 पैसा कमाया जा रहा है। 10 रुपये 62 पैसा कमाया जा रहा है। सिर्फ इक्विटी वालों का इन्वेस्टमेंट देखे तो इक्विटी वालों ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो हर 100 रुपये पे 10 रुपये 62 पैसा कमाएंगे। इक्विटी और डेट दोनों के एंगल से अगर देखे तो हर 100 रुपये पे वो 12 रुपीज 24 पैसे कमा रहे, दोनों लोग मिला के। तो देखा कितना डिफरेंस आ रहा है। दोनों लोगों का रिटर्न देखोगे तो 100 रुपये पे 10 रुपये 24 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ इक्विटी वालों का रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 100 रुपये पे 10.62% कमा रहे हैं। ये 100 रुपये क्या है, इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी है। तो सर ये नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या था, नेट प्रॉफिट मार्जिन और कुछ नहीं, 100 रुपये का अगर कंपनी सेल्स करती है तो हमको 11 रुपये 80 पैसे मिलेंगे, दैट इज वॉट द मीनिंग इज। क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि सेल्स कम है असेट से। 25 लाख इज टोटल असेट, बट 22,50,000 का ही आपका सेल हो रहा है। सो दिस इज द एंटायर थिंग। आपका मतलब भी हो गया और हमने चारों रेशियोज भी पता कर लिए। क्वेश्चंस का आंसर लिख लो। हाय दोस्तों, एक करेक्शन रह गया था लास्ट वाली वीडियो में जो आपको करना है इस क्वेश्चन में। जो लास्ट कैलकुलेशन है रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज एक्चुअली गलत। जो मैंने कैलकुलेट किया उसको बराबर आंसर आपका आएगा 265,500 डिवाइडेड बाय 17,50,000 इंटू 100। सो द प्रॉपर आंसर इज 15.17%। आप इसको हटा के एक बार 15.17% कर लो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ये एक करेक्शन है जो कि वीडियो में है, इसीलिए पहले मुझे बाद में पता चला, एंड देन आई थॉट ऑफ एडिटिंग द वीडियो अगेन। बाय बाय।